अंग्रेजी का एक रूट है लोगोस। इसका अर्थ होता है विज्ञान। अब इस रूट में थोड़ा सा ऐड करते हैं और इसको बना देते हैं लॉजिस्ट। IST जोड़ देते हैं इसमें, सफिक्स IST, तो ये बन जाता है विज्ञानी। फिर और कुछ थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे हम, और एक शब्द देखते हैं साइको। साइको का अर्थ होता है मन, आत्मा। तो अब लॉजिस्ट को साइको के साथ जोड़ते हैं हम, साइकोलॉजिस्ट, मनोविज्ञानी। मनोविज्ञानी। जरा, इसका अर्थ होता है वृद्धावस्था, बुढ़ापा। इसी के समान एक अंग्रेजी में एक शब्द है जेरिया। इसका अर्थ भी है वही वृद्धावस्था। क्या इन दोनों शब्दों में हिंदी और अंग्रेजी में नज़र डालने पे क्या कोई फ़र्क नज़र आता है? जरा और जेरिया का उच्चारण भी समान ही है और अर्थ तो बिल्कुल समान है। जरा का अर्थ भी वृद्धावस्था होता है, जेरिया का अर्थ भी वृद्धावस्था होता है। अब एक शब्द है अंग्रेजी का आइट्रिया। आइट्रिया, इसका अर्थ है रोग निवारण। रोग निवारण। इन दोनों शब्दों के सहयोग से एक शब्द बनता है जेरियाट्रिशन, जिसका अर्थ होता है वृद्धावस्था रोग विशेषज्ञ। ये जो अंतिम शब्द है CN, यह किसी कार्य में कुशलता या विशेषज्ञता को दर्शाता है। तो इस प्रकार जेरिया का अर्थ हो गया वृद्धावस्था, आइट्रिया का अर्थ है रोग निवारण और CN विशेषज्ञ को दर्शाता है। तो इसका अर्थ हुआ वृद्धावस्था रोग निवारक विशेषज्ञ। में आपको कोई समानता दिख रही है? हाथी, हिप्पो, राइनो, इनमें एक चीज समान है, इन सब की चमड़ी मोटी है। हिप्पो की चमड़ी भी बहुत मोटी होती है, राइनो की भी, एलिफेंट की भी। तो ये सारे ऐसे जानवर हैं जिनकी चमड़ी बहुत ही पक्की और मोटी है। मोटी और पक्की चमड़ी वाले जानवर हैं। अब इनसे संबंधित एक शब्द के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक शब्द है पैकीडर्म। पैकीडर्म। डर्म का अर्थ होता है चमड़ी और पैकी का अर्थ होता है मोटी और पक्की चमड़ी, मोटी और घनी चमड़ी। तो पैकीडर्म का अर्थ हुआ मोटी चमड़ी वाले प्राणी। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ये पैकीडर्म। पैकी का अर्थ होता है घनी और डर्म का अर्थ होता है चमड़ी। पैकीडर्म, मोटी चमड़ी वाले प्राणी। हिंदी का एक शब्द है दर। दर, यह संस्कृत से उत्पन्न शब्द है दर। दरण, इससे एक शब्द बनता है, तो इसका अर्थ होता है छीलना। छीलना। अब एक शब्द लेते हैं हम अंग्रेजी का, डर्म।
इसका अर्थ होता है त्वचा। दर ही रूप बदल के डर्म हो गया है, और ये छीलना के अर्थ में प्रयुक्त होता था शुरू में, और इसका अर्थ त्वचा बन गया धीरे धीरे। अंग्रेजी में पहुंचते पहुंचते डर्म का अर्थ त्वचा बन गया। अब इस डर्म डर्म रूट पे बहुत सारे शब्दों का अंग्रेजी में निर्माण हुआ है। जैसे एक शब्द है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस, इसमें जो प्रत्यय है ITIS, यह किसी रोग का सूचक है। रोग को दर्शाने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये पूरा शब्द है डर्मेटाइटिस। तो त्वचा की जलन या त्वचा का इन्फेक्शन या खुजली भी कह सकते हैं। खुजली या जलन, त्वचा की जलन या त्वचा का इन्फेक्शन, त्वचा का संक्रमण भी कह सकते हैं। डर्मेटाइटिस का अर्थ हुआ खुजली या जलन है त्वचा का संक्रमण, डर्मेटाइटिस। हिंदी में एक शब्द है अपीकॉक्स। इसका अर्थ होता है समीप वाला कमरा। अब इसमें से अपी उपसर्ग को अलग कर लेते हैं। अपी का अर्थ हुआ नज़दीक वाला, समीप वाला, समीप। अपी का अर्थ है समीप। इसी प्रकार एक शब्द है AP। यह अंग्रेजी का शब्द है AP। इसका अर्थ होता है समीप या ऊपर। इंग्लिश में यह AP बहुत सारे शब्दों का जन्मदाता है। यह AP उपसर्ग से अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द उत्पन्न हुए हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है जो AP से बना है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का अर्थ होता है ऊपर वाली त्वचा। तो एपिडर्मिस का अर्थ होता है, एपिडर्मिस का अर्थ होता है शरीर की सबसे ऊपरी त्वचा। अब इसका उच्चारण होता है एक्यूलिस्ट। जो इस एक्यूलिस्ट शब्द में जो अंतिम 3 अक्षर हैं IST, यह किसी कार्य में या किसी व्यवसाय में कुशलता के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे आर्टिस्ट, आर्ट में जो कुशल है उसको आर्टिस्ट बोलते हैं। जैसे साइंटिस्ट, जो साइंस में कुशल है उसको साइंटिस्ट बोलते हैं। उसी प्रकार यह इष्ट, IST, इष्ट, इस किसी कार्य में कुशलता को दर्शाता है। अब ये शब्द है ओक्यूलिस्ट। इसका अर्थ होता है हिंदी में आँख। संस्कृत में अक्सी है, ये हिंदी में गति करते करते आँख बन गया। थोड़ा सा रूप बदल गया लेकिन अर्थ सेम ही है। अक्सी का जो अर्थ है वही आँख का अर्थ है। अब यही अक्सी शब्द अंग्रेजी में भी गति करता है। अंग्रेजी में जाते जाते इसका रूप बदलता है, थोड़ा सा रूप बदलता है, अर्थ नहीं बदलता। यहाँ पे अक्यूलिस्ट में क्यू, जो प्रथम 2 अक्षरों की ध्वनि है क्यू, ए और क की जो ध्वनि है, यह अक्सी का ही रूपांतरित
स्वरूप है। ये अक्सी यहाँ पे अंग्रेजी में पहुँचते पहुँचते एक्यू बन गया। तो इसका अर्थ हुआ, अक्यूलिस्ट का अर्थ है आँखों का विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ, विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ। तो अक्यूलिस्ट, अक्यू का अर्थ होता है आँख, और इष्ट कुशलता को दर्शाता है, विशेषज्ञता को दर्शाता है। तो अक्यूलिस्ट मतलब आँखों का विशेषज्ञ हुआ। एक शब्द है इंटर्न, दूसरा है इंटर्नशिप। ये दोनों शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। इंटर्नशिप शब्द इंटर्न से ही बना है। इंटर्न का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति या कोई छात्र अपनी किताबों के अध्ययन से निकलकर किसी संस्थान के अंतर्गत रहकर कोई व्यवहारिक और प्रैक्टिकल नॉलेज, उस कार्य से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज गेन प्राप्त करता है। उस कोर्स को और उस प्रक्रिया को इंटर्नशिप कहा जाता है, और वो व्यक्ति जो प्रशिक्षण प्राप्त करता है उसको प्रशिक्षु बोलते हैं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं इंटर्न। इंट्रोवर्ट का अर्थ होता है अंतर्मुखी, और एक्सट्रोवर्ट का अर्थ है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी वह व्यक्ति होता है जो अभिव्यक्ति के बजाय अपनी भावनाओं और अपनी समझ को अभिव्यक्त न करके महसूस करने पर जोर दे, जिसका झुकाव अपने अंदर की तरफ ज़्यादा होता है, उसे अंतर्मुखी कहते हैं। वर्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्तित्व जो अपनी भावनाओं और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने पर ज़्यादा जोर देता है, जिसमें अपनी हर समझ और हर अनुभूति को व्यक्त करने की वृत्ति होती है, उसको बहिर्मुखी व्यक्ति कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। इंट्रोवर्ट दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, इंट्रो और वर्ट। इसी प्रकार एक्सट्रोवर्ट भी दो शब्दों से मिलके बना है, एक्सट्रो और वर्ट। यह इस शब्द के अंदर, इंट्रोवर्ट के अंदर देखते हैं, इंट्रोवर्ट में इंट्रो का अर्थ है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। इसी प्रकार एक्सट्रो का अर्थ है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। अब वर्ट शब्द को लेते हैं। वर्ट शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के वृत्तते, वृत्तते से हुई है। वृत्तते का अर्थ है मुड़ा हुआ। अब ये वृत्तते समय के साथ अपना रूप बदलते बदलते ये अंग्रेजी में वर्ट बन गया है, और हिंदी में ये वृत्त बन गया है। वृत्त तो आप जानते होंगे, वृत्त जो मुड़ा हुआ होता है लगातार गोल। उसी प्रकार वर्ट का अर्थ है मुड़ा हुआ। अंग्रेजी में भी वही अर्थ है, लेकिन रूप बदल गया है। ये अंग्रेजी में हो गया वर्ट और हिंदी में वृत्त। तो अब इंट्रोवर्ट का अर्थ हो गया है जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, जिसका झुकाव अपनी अनुभूतियों की तरफ, भावनाओं की तरफ ज़्यादा है। उसी प्रकार एक्सट्रोवर्ट का अर्थ हो गया बाहर की तरफ मुड़ा हुआ, जिसका झुकाव बाहर की तरफ है, जो अपनी अभिव्यक्ति पे जोर देता है, अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करने में की प्रवृत्ति होती है, उसको एक्सट्रोवर्ट। ये दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है एक्सट्रोवर्ट। इसी प्रकार इंट्रोवर्ट भी इंट्रो और वर्ट से मिलकर
बना है। हम हिंदी के एक शब्द का अध्ययन करेंगे, वह शब्द है ग्राम। इस शब्द को भौगोलिक आधार पे हम इसका अध्ययन करेंगे। ये पर्शिया की तरफ चलते ईरान की तरफ ग्राम्य बन जाता है, फिर यहाँ से आगे ग्रीस में ये अग्रा बन जाता है, और फिर ये यूनाइटेड किंगडम की तरफ पहुँचते पहुँचते ग्रेक्स बन जाता है। इसका रूप बहुत ज़्यादा बदला नहीं है, ग्राम और ग्रेक्स। ये अंत में शुरुआत भारत में ग्राम है और ये यूनाइटेड किंगडम में ग्रेस बन जाता है, ग्रेक्स। लेकिन इसके रूप में ज़्यादा, ध्वनि में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ग्राम और ग्रेक्स लगभग मिलती हुई ध्वनियाँ हैं। इनका अर्थ देखते हैं। ग्राम का, गांव का अर्थ होता है लोगों का समूह है जहाँ लोग रहते हैं। हाँ, ग्राम में भी का भी अर्थ यही है। अग्रा का भी अर्थ लोगों का समूह है या असेंबली होता है, और ग्रेक्स का अर्थ भी यही है, झुंड या लोगों का समूह है। झुंड कह सकते हैं, लोगों का समूह कह सकते हैं। अब हम इस ग्रेक्स रूट है, ये बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों को, ये ग्रेक्स रूट बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों में पाया जाता है। उन शब्दों का हम अध्ययन करेंगे जिनमें ये ग्रेक्स रूट पाया जाता है। अब हम ग्रेक्स रूट वाले शब्दों का अध्ययन करते हैं। एकत्र होना, इकट्ठा होना। इस शब्द कॉन्ग्रीगेट के एक प्रोनाउंसिएशन को हम तोड़ते हैं, कॉन्ग्रेगेट। कॉन का अर्थ होता है साथ, ग्रेग का अर्थ हो गया झुंड। झुंड के साथ होना। एट है सपिक्स, प्रत्यय है जिसको बोलते हैं सपिक्स। ये क्रिया भी बनाता है, कभी कभी एडजेक्टिव भी बनाता है। कौन का अर्थ हो गया साथ, ग्रेग का अर्थ हो गया झुंड। झुंड के साथ होना या गांव के साथ होना, इसका मूल अर्थ यही है। झुंड के साथ होना है, गांव के साथ हो गया। दूसरा शब्द हम लेते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट, इसका अर्थ है एकत्र करना। देखिए, कॉन्ग्रीगेट पहला शब्द है, कॉन्ग्रीगेट, उसका अर्थ होता है एकत्र होना। दूसरा शब्द है एग्रीगेट, इसका अर्थ है एकत्र करना, जोड़ना, और इसका एक अर्थ होता है कुल। इसके उच्चारण को भी हम 3 जगह तोड़ते हैं, एग, ग्रेग, एट। तो इसका प्रारंभिक अर्थ है झुंड की तरफ ले जाना या ले जाना, और इसका जो परिष्कृत अर्थ है एकत्र करना। देखिए, पहला है शब्द है कॉन्ग्रीगेट, दूसरा शब्द है एग्रीगेट। इन दोनों के अर्थ में क्या है? पहला कॉन्ग्रीगेट है, इसका अर्थ है एकत्र होना। दूसरे का अर्थ है एकत्र करना। होना और करने का फर्क है। पहला होता है एकत्र सजीव व्यक्तियों के लिए होता है या सजीव वस्तुओं के लिए होता है कॉन्ग्रीगेट, जो अपने आप ही एकत्र हो जाते हैं। जबकि एग्रीगेट, दूसरा शब्द एग्रीगेट, निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है जिनको एकत्र करना पड़ता है, जैसे वस्तुओं के लिए। तो इनके शब्द में एकत्र होना और एकत्र करना ये मामूली सा फर्क है। तो अब हम इसी प्रकार सेग्रीगेट की भी उत्पत्ति इसी प्रकार से हुई है जिस प्रकार इन दोनों शब्दों की उत्पत्ति हुई है। यह है, इसका उच्चारण है सेग्रीगेट। इसको भी हम 3 जगह तोड़ देते हैं। सेग्रीगेट को भी 3 जगह, से, ग्रेग, एट। से का अर्थ है अलग या दूर, दूर, और ग्रेग वही गांव या झुंड। तो एट या तो क्रिया बनाने के काम में आता है, तो से और ग्रेग को मिलाते हैं तो इनका अर्थ बनता है झुंड से दूर ले जाना या गांव से दूर ले जाना। से का अर्थ है दूर हो गया, ग्रेग का अर्थ हो गया गांव या झुंड। झुंड से दूर ले जाना, दो चीज़ों को अलग या किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करते हैं, तो उस अर्थ में इसका सेग्रीगेट का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ होता है अलग करना। तो इस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार फिर हम आगे के शब्द पे बढ़ते हैं और दूसरे अगले शब्द को लेते हैं, एग्रेजियस। एग्रेजियस का अर्थ होता है प्रबल या जबरदस्त। प्रबल या जबरदस्त, इसको नेगेटिव अर्थ में उपयोग किया जाता है। प्रबल किसी बुराई में प्रबल हो, जबरदस्त हो। जैसे एग्रेजस लायर,
मतलब इग्रेजस लायर का मतलब होगा वो जबरदस्त झूठा। तो नेगेटिव अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसी के उच्चारण को भी हम 3 जगह तोड़ते हैं। ए ग्रेजियस, जियस सफिक्स है, प्रत्यय है, ये विशेषण बनाने का काम होता है। ए का मतलब होता है बाहर। ए एग्जिट, एक्स से बना है ए। ये जो ए है, इस ये ई है, पहला जो ई है इस इग्रेजस में, ये ई का मतलब होता है बाहर। फिर आता है ग्रेज बोलते हैं। इस वर्ड में इसको ग्रेग ने बोल के ग्रेज ग्रेज बोला जा रहा है, इसका उच्चारण ग्रेज है। एग्रेजस, एग्रेजियस। ई का मतलब हुआ बाहर और ग्रेज का अर्थ हुआ गांव। गांव से बाहर या झुंड से बाहर, अब जिसकी खासियत अलग हटके हो, आम आम झुंड की खासियतों से अलग हटके जिसकी खासियत हो, जो जिसकी खासियत बिल्कुल झुंड से बाहर हो, उसको इग्रेजस बोलते हैं। तो झुंड, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ झुंड से बाहर। जो विशिष्ट होता है इस तरह का व्यक्ति, विशिष्ट, प्रबल, जबरदस्त, इस तरह का अर्थ होता है, क्योंकि ये झुंड से बाहर है, झुंड जैसी खासियत नहीं है उसकी। उस ऐसी खासियत जो बिल्कुल झुंड के लोगों की खासियत होती है उससे हटके है, इसलिए इसका अर्थ प्रबल या जबरदस्त बन गया है। प्रारंभिक अर्थ तो झुंड से बाहर ही है, लेकिन फिर इसका अर्थ विकसित होते प्रबल या जबरदस्त में बदल गए। का शब्द लेते हैं, अंतिम शब्द लेते हैं, ग्रीगेरियस, ग्रेगेरियस। ग्रेग वही, ग्रेग का अर्थ होता है झुंड या गांव। एरियस ये विशेषण बनाने का काम। इसका अर्थ हुआ मिलनसार। इस शब्द का अर्थ होता है मिलनसार, मिलनसार, मिलनसार मतलब झुंड में रहने वाला। ग्रेगेरियस का ग्रेग शब्द का अर्थ होता है झुंड, तो झुंड में रहने वाला। एरियस बनाता है एडजेक्टिव या विशेषण। तो ग्रेगेरियस का अर्थ हो गया शाब्दिक झुंड में रहने वाला, झुंड में रहने का इच्छुक, तो उसको बोलते हैं, उसका विकसित अर्थ है मिलनसार। वास्तविक अर्थ इसका है मिलनसार, लेकिन झुंड में रहने का जो शौकीन है, झुंड में रहने का जो आदी है, वहीं से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है और इसका जो प्रचलित अर्थ है वह मिलनसार है। इस तरह इन शब्दों की उत्पत्तियाँ हुई है। अगर आप ग्रेग रूट को अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो इन सारे शब्दों पे आपकी कमांड हो जाएगी और आप इन शब्दों को कभी नहीं भूल पाएंगे।